Hello friends, welcome to my channel Commerce Vadi. Today we are going to continue our chapter 4th of Economics, Production Function, Cost, Revenue and Producers Equilibrium. इसका स्टार्टिंग का चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है पार्ट 1 में। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिए। आज हम हमारा पार्ट 2 शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ रिटर्न्स टू आ फैक्टर। रिटर्न्स टू आ फैक्टर क्या होता है? जब हम सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज़ करते हैं और बाकी सारे फैक्टर को हम फिक्स्ड रखते हैं, मतलब वो कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? जो हमारा रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है हमारा, वो हमारा क्या रहता है? रिटर्न्स टू आ फैक्टर। मतलब जब हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, उससे जितना हमारे आउटपुट में रिजल्ट आ रहा है, मतलब जितना हमारा आउटपुट आ रहा है, जितना हमको रिटर्न मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिटर्न टू आ फैक्टर। इसमें सिर्फ एक फैक्टर चेंज हुआ है। अब लॉज ऑफ रिटर्न क्या होता है? When we increase the quantity of other factors keeping the quantity of one factor constant। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक फैक्टर को कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तीन सिचुएशंस आएंगी। फर्स्ट इज द टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन फैक्टर्स। जो टोटल प्रोडक्शन है हमारा, वो जितना हमने फैक्टर्स इंक्रीज किए हैं, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सेकेंड इज द टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन फैक्टर्स। जितना हमने फैक्टर इंक्रीज किया, उतना ही हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। दोनों चीज़ कांस्टेंट होंगी, इक्वल होंगी। थर्ड इज द टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज इन स्मॉलर प्रोपोर्शन इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन फैक्टर्स। इसमें जितना हमने फैक्टर को इंक्रीज किया, उससे कम प्रोपोर्शन में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। अब जो ये तीन सिचुएशन है हमारी, इनको हम तीन लॉज की तरह पढ़ते हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब हम इसको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है? व्हेन वन ऑफ द फैक्टर इज कांस्टेंट। जब एक फैक्टर कांस्टेंट है और बाकी सारे फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें क्या होगा? इस इंक्रीज होने से जो हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में, वो ज़्यादा होगा जितना कि हमने फैक्टर्स को चेंज किया है। जैसे हमने फैक्टर्स को चेंज किया है 20% से, पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो 30% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? हमारा जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जितना हमने प्रोपोर्शनेट, जितना हमने फैक्टर्स इंक्रीज़ किया, उससे ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्शन है या आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब ये हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए हमारा एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स दिए हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब इससे क्या हो रहा है? टोटल आउटपुट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है? पहले 10 था, फिर 25 हुआ, मतलब कितने से? 15 से चेंज आया। फिर कितना हो गया? 47, मतलब 22 से चेंज आया। तो देखिए धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रहा है। हम जितना भी वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को, उससे ज़्यादा रेट से हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फ्रॉम द अबव ड्रॉन स्केड्यूल इट कैन बी सीन दैट विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स द टोटल आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो रहा है? हायर रेट से इंक्रीज हो रहा है। जितना हम वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है? आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। Then second is law of constant return. When one of the factor is constant and other factors are increased, इसमें भी हम क्या करेंगे? एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सारे फैक्टर को इंक्रीज करेंगे। एंड विथ एवरी सक्सेसिव चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द आउटपुट ऑल्सो चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन। इसमें क्या होगा? पर जितना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाया है, उतना ही हमारा आउटपुट भी चेंज होगा सेम प्रपोर्शन में। इससे क्या होगा? इस सिचुएशन को आप कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हमने 1 यूनिट ऑफ लेबर चेंज किया, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ा? 10 से। फिर हमने 2 बढ़ाया, तो क्या हुआ? हमारा टोटल प्रोडक्ट फिर से 10। मार्जिनल देखिए आप यहाँ पे MP मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हमारा कैसे बढ़ रहा है? वो 10 से बढ़ रहा है। तो वैसे ही हमने, जैसे हम 1 यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाते हैं, तो हमारा 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है। तो इससे क्या होता है? कांस्टेंट है, ये दोनों सेम है, इक्वल प्रपोर्शन में, मतलब जितना परसेंट से ये बढ़ रहा है, उतना ही परसेंटेज से हमारा प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न।
अब देखिए फ्रॉम द अबव स्केड्यूल इट कैन बी अंडरस्टूड दैट विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स द टीपी इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रपोर्शन एवरी टाइम, सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, रिजल्टिंग इन कांस्टेंट एमपी एंड एपी। तो एमपी और एपी में क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। दस इट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द फैक्टर इज कीपिंग कांस्टेंट, जब एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एंड इट रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनेट स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इससे क्या होगा, प्रोपोर्शनेट स्मॉलर चेंज आएगा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में एज कम्पेयर टू चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितना हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया उससे कम प्रोपोर्शनेट मतलब कम परसेंटेज से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सच अ सिचुएशन इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है उसके भी 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। इन दिस स्टेज टीपी एमपी एंड एपी ऑल 3 आर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, टीपी एमपी और एपी तीनों इंक्रीजिंग रहते हैं। सेकेंड इज डिमिनिशिंग रिटर्न। इन दिस स्टेज ओनली टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट टिल इट रीचेज मैक्सिमम बोथ एमपी एंड एपी आर फॉलिंग बट दे आर पॉजिटिव। अब देखिए जब डिमिनिशिंग रिटर्न होता है तब क्या होता है, टीपी तो इंक्रीज होता रहता है, पर जब हम डिमिनिशिंग रेट पे जाते हैं पहुंचने तक तो क्या होता है, जो मैक्सिमम जब हम मैक्सिमम में पहुंच जाते हैं, जब हमारा टीपी मैक्सिमम हो जाता है तो हमारा एमपी और एपी दोनों क्या होते हैं, फॉल होने लगते हैं, पर वो अभी पॉजिटिव रहेंगे। फिर स्टेज 3 क्या होती है, नेगेटिव रिटर्न्स। इस स्टेज में क्या होता है, जो टीपी एमपी और एपी तीनों फॉल होने लगते हैं, पर जो एमपी होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक स्केड्यूल बना है, इससे हम देखते हैं। देखिए हमारा जो लैंड है वो हमने सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है, लेबर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो टीपी है वो क्या हो रहा है, अभी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी देखिए टीपी एपी और एमपी तीनों इंक्रीज़ हो रहा है स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज़ हो रहा है पर एपी और एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, पर अभी वो पॉजिटिव हैं। फिर थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी भी डिक्रीज़ होने लगा, एपी भी डिक्रीज़ होने लगा और एमपी भी डिक्रीज़ होने लगा, पर एमपी जो क्या हो गया, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमारी थर्ड स्टेज कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कर्व बनाया है, ये ऊपर जो हमने स्केड्यूल बनाया था उसी का कर्व है, तो आप इससे देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। पहले तीनों चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, फिर जब वो कांस्टेंट हुआ तो तब वहाँ पे क्या हो गया, हमारा डिक्रीज़ होने लगा, और देखिए एमपी बाद में नेगेटिव हो गया। अब देखिए एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इनके अजम्पशंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स डू नॉट चेंज। जो प्राइस है हमारे फैक्टर्स क्या हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, इनके प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। ऑल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। सारे फैक्टर जो है वो इक्वली एफिशिएंट मतलब इक्वली अच्छी तरीके से यूज़ किए जा रहे हो, पूरी तरीके से वेस्ट ना हो रहा हो कुछ भी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे हम कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। जो हमने फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जो कि फिक्स रहते हैं, जो हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि लैंड या बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं जल्दी कम समय में, तो ये क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फिक्स्ड फैक्टर जो है वो भी चेंज नहीं होने चाहिए। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इन शॉर्ट पीरियड। ये लॉ जो होती है वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड में एप्लीकेबल होती है। क्यों, क्योंकि बाद में जो लॉन्ग पीरियड रहता है उसमें तो कवर हो जाता है, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, किसी मंथ प्रॉफिट हो गया किसी मंथ लॉस हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। पर जो कम समय रहता है, जैसे 1 मंथ का देखेंगे तो उस मंथ में लॉस हुआ या उस मंथ में प्रॉफिट हुआ है, तो ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए रहता है। सिक्स्थ इज ऑल फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मस्ट बी होमोजीनियस। जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए और सेम होने चाहिए। फिर नेक्स्ट इज रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग रन का होता है। अभी जो हम रिटर्न्स पढ़ रहे थे, जो भी हम लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, ये सारे क्या थे, ये हमारे शॉर्ट रन के थे। अब रिटर्न्स टू स्केल क्या है, ये लॉन्ग रन का है। व्हेन क्वांटिटीज ऑफ ऑल फैक्टर्स आर चेंज। अब इसमें क्या है, लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, आप बिल्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरीज प्लांट्स भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है। तो इसमें क्या करेंगे, आप सारे फैक्टर्स चेंज कर देंगे। प्रपोर्शनेटली
द रिस्पॉन्सिव चेंज इन द आउटपुट इज़ नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। अब सारे फैक्टर्स चेंज करने के बाद जो हमारा रिटर्न आएगा, हमारा आउटपुट निकलेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहलाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इन अ स्केल द रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट इज नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। जब हमारे सेम प्रोपोर्शन में सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो जो रिजल्टिंग चेंज आ रहा है हमारे आउटपुट में या हमारे प्रोडक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे, रिटर्न्स टू स्केल। इस रिटर्न्स टू स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस का स्केल चेंज हो जाता है। या तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा क्योंकि हमने सारे कैपिटल, बिल्डिंग और सारी मशीनरीज, प्लांट्स, ये सब इंक्रीज कर दी है, तो हमारे बिजनेस का स्केल भी बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। अब इसके भी थ्री रिटर्न्स होते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इफ़ द टोटल आउटपुट इंक्रीजेज मोर देन द प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन इनपुट्स। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने ऊपर वाले में पढ़ा था, इसमें जितने भी हमारा जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा फैक्टर्स में, उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट में चेंज आएगा, इसलिए हम कहते हैं इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकेंड इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होगा, जितना हमने आउटपुट चेंज किया, जितना हमने इनपुट चेंज किया है उतना ही हमारा आउटपुट भी चेंज आएगा, सेम प्रपोर्शन में रहेगा, इसलिए हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या रहेगा, इसमें हम जितना फैक्टर्स चेंज करेंगे, जितना इनपुट चेंज करेंगे, उससे कम हमारा आउटपुट चेंज आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में क्या डिफरेंस होता है, बेसिस लिए हमने शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। शॉर्ट पीरियड में क्या रहेगा, एक ना एक फैक्टर जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। फिर लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स रहते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में क्या होता है, फैक्टर्स जो हैं वो दो तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स्ड रहते हैं वो चेंज नहीं हो सकते शॉर्ट पीरियड में, और वेरिएबल जो चेंज हो सकते हैं। इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज, देयरफॉर ओनली वन टाइप ऑफ फैक्टर दैट इज वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, तो सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। फिर सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है कि शॉर्ट रन में हम सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आप शॉर्ट रन में एक महीने में यदि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हैं, पर लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हैं, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने मशीनरीज को बढ़ा सकते हैं, लेबर को बढ़ा सकते हैं, सारे फैक्टर्स को बढ़ा के और चेंज कर सकते हैं डिमांड को अकॉर्डिंग सप्लाई को। फिर डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल। अब ये क्या होता है, इसमें भी हमने बेसिस दिए हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए मीनिंग क्या होता है, द रिस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। जब हम चेंज करते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को ड्यू टू चेंज इन फैक्टर, हमने फैक्टर्स चेंज किए तो उससे जो हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा है वो क्या कहलाता है, रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें हम एक फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे। द रिस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या, हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, उससे जो हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा है उसे हम कहेंगे रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। और फिर पीरियड क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर्स अप्लाई टू शॉर्ट रन। लॉ ऑफ रिटर्न्स में क्या होता है, शॉर्ट रन रहता है। ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, इसलिए लॉन्ग रन का होता है। फिर चेंज इन रेशो, रेशो में क्या होता है, द रेशो बिटवीन फैक्टर चेंजेस। जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का रेशो चेंज हो सकता है कि लेबर ज़्यादा चेंज हो गई या फिर जो हमारा कैपिटल है वो कम चेंज हुआ, मतलब प्रपोर्शन जैसे 2:1 से या 3:4 से चेंज हो रहा है। रेशो अलग अलग हो सकता है, पर जो रिटर्न्स टू स्केल है उसमें जो रेशो है वो चेंज नहीं हो सकता, सारे फैक्टर्स इक्वली सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे, 1:1 में। ठीक है। फिर चेंज इन स्केल क्या होता है, द स्केल ऑफ प्रोडक्शन डजेंट चेंज। रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम कम समय में सिर्फ कम चीज़ें चेंज करके थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
पर जो रिटर्न्स टू स्केल होता है उसमें हम सारे फैक्टर्स चेंज करके हमारे बिजनेस का स्केल को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्केल बढ़ जाता है। अब हमारा यहाँ चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट और हो गया है। अब इसका जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। अभी जो आपको यदि वीडियो मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा हम लोग करंट अफेयर्स के ऊपर भी शॉर्ट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ उसे देखिएगा और उसे लाइक करिएगा। और यदि आप ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं जिसे मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपको उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।